हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में अपन बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी PHN पेपर सॉल्यूशन। DSSB पेपर सॉल्यूशन 2025 27 जुलाई है ना। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना 27 जुलाई को, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन आज इस सेशन में क्या करेंगे, डील करेंगे। तो क्वेश्चंस जितने आए हैं मेरे पास में, आपको इस क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बताऊंगा। नेक्स्ट सेशन इसका पार्ट 2 भी अपन लेके आएंगे, उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस अपन एक साथ नहीं कर सकते, तो उनको पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपन। तो ये क्वेश्चंस आपके PHN में पूछे गए हैं, PYQs की तरह ही सेम टू सेम। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100% सेम टू सेम इसका पैटर्न रहा है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा, अपन पूरे के पूरे पेपर को डील करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। और एक प्यारी सी आप कमेंट ज़रूर कर देना ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, और आप मेरे को क्वेश्चंस जितने आपने एग्ज़ाम दिए हैं वो क्वेश्चंस एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर कर देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर कर देना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं उनको आपके साथ में डील करूँगा। तो एक बार सेशन को अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर ज़रूर कर दे, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। द शिरोडकर ऑपरेशन मेनली यूज किस में किया जाता है? आपको एक ऑप्शन में था आपका कौन सा, हैबिचुअल अबॉर्शन। वो आपका ऑप्शन क्या था, राइट था, हैबिचुअल अबॉर्शन। तो शिरोडकर जो प्रोसीजर होता है या ऑपरेशन होता है वो आपके हैबिचुअल अबॉर्शन में मेनली यूज में लिया जाता है। थोड़ा सा इसको और डील करते हैं, क्या पता एक बार पूरा डील कर ले तो अंदर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। था शिरोडकर ऑपरेशन, और शिरोडकर इसको सर्कलेज भी बोला जाता है, इज ए सर्जिकल प्रोसीजर। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट हैबिचुअल अबॉर्शन से प्रिवेंट करने के लिए इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, स्पेशली फॉर वुमन विद सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। देखो जिसमें जिन वुमन में क्या देखने को मिलता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस देखने को मिलता है। मतलब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स, जिनको बोलते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इट इन्वॉल्व्स इन्फोर्सिंग द सर्विक्स विद ए नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर से इनको क्या किया जाता है, री इन्फोर्स किया जाता है टू प्रिवेंट अर्ली डायलेशन एंड पोटेंशियली रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रीटर्म बर्थ। तो प्रीटर्म बर्थ के लिए भी ये प्रोसीजर मेनली यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना, हैबिचुअल अबॉर्शन ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था आपका रेड बेबी सिंड्रोम का कोज किया है। तो रेड बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद कवासी और कर, जहाँ पे आपके ऑप्शन
मेरास्मस भी था, स्कर्वी भी था और एक ऑप्शन अदर था। तो क्वासी ऑर्कर आपका इसमें राइट आंसर रहने वाला था। तो जिसने भी क्वासी ऑर्कर किया है उसका ये राइट है। तो देखते हैं रेड बेबी सिंड्रोम नया क्वेश्चन है, पूरा डील करते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। देखो, रेड बेबी सिंड्रोम इज ए सिम्टम एसोसिएटेड विद क्वासी ऑर्कर, ए सीवियर फॉर्म ऑफ, ये क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। द टर्म रेड बेबी रेफर्स टू द रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन, देखो इसको रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन भी बोला जाता है, ऑफ द हेयर दैट कैन अकर इन चिल्ड्रन में देखने को मिलता है विद क्वासी ऑर्कर की पेशेंट में, ए कंडीशन कोज्ड बाय ए सीवियर डेफिशिएंसी इन प्रोटीन इंटेक। तो क्वासी ऑर्कर क्या होता है जिसमें सीवियर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है प्रोटीन की, है ना। क्वासी ऑर्कर इज आल्सो करेक्टराइज बाय एडिमा, देखो इसको एडिमा बोल सकते हैं, प्रोटीन की कमी होती तो देखो एडिमा बोलते हैं, या फिर स्वेलिंग पर्टिकुलरली इन द एब्डोमन, और कहाँ पे देखने को मिलती है, एक्सट्रीमिटीज़ में, एब्डोमन और एक्सट्रीमिटीज़ में। एंड अदर सिम्टम्स लाइक स्किन चेंजेस देखने को मिलता है, हेयर डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, एंड ग्रोथ फेलियर। हियर सम डिटेल, थोड़ा अपन डिटेल देख लेते हैं क्वासी ऑर्कर की। दिस इज ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन करेक्टराइज बाई ए डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट डेस्पिट एडिक्वेट कैलोरी इंटेक। रेड बेबी सिंड्रोम देख लेते हैं। दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द रेडिश ऑरेंज हेयर डिस्कलरेशन दैट कैन बी सीन इन सम चिल्ड्रन विद क्वासी ऑर्कर। तो कोज पूछा गया था, तो यहाँ पर भी अपन कोज बोल सकते हैं क्वासी ऑर्कर। यहाँ पे क्या था आपका राइट आंसर था। कोजेज क्या है इसका, मेनली कोज आपका क्वासी ऑर्कर देखने को मिलता है। क्वासी ऑर्कर इज प्राइमरली कोज्ड बाय लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट often in areas with limited access to protein rich foods। सिम्टम्स क्या हैं, बिसाइड्स द रेडिश ऑरेंज हेयर देखने को मिलता है, या अपन बोलते हैं फ्लैग साइन भी देखने को मिलता है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड, फ्लैग साइन वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नॉर्थ साइड में तो कितनी बारी पूछ लिया है। अदर सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग स्पेशली इन द एब्डोमन एंड लेग्स में देखने को मिलता है। ये डिस्टेंडेड बेली देखने को मिलता है। स्किन चेंजेस देखने को मिलता है इंक्लूडिंग पीलिंग एंड ग्रोथ फेलियर इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। दो क्वेश्चन पुटअप हुए थे प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखो, एक 20,000 और एक 30,000। तो ये क्वेश्चन आपका था कि भाई प्राइमरी हेल्थ सेंटर की पॉपुलेशन कितनी कवर करके रखता है, तो 20,000 से 30,000 होता। डायरेक्ट आंसर आपका यही था ऑप्शन में, 20,000 से 30,000 ऑप्शन में था आपका। तो ये भी आपको कैसे याद करना है, HP के नाम से याद करना, मतलब H और ये P। H का मतलब क्या होता है, हिली एरिया, ये P का मतलब प्लेन एरिया। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कवर पॉपुलेशन ऑफ हिली एरिया, तो हिली एरिया की कितनी रहेगी, 20,000, और प्लेन एरिया की कितनी रहेगी, 30,000। तो हिली एरिया को कई बार ट्रिबल एरिया भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको ट्रिक बताया है, HP के नाम से याद रख लेना। H तो 20,000 सबसे पहले आता है। देखो, जो छोटा आपका क्या होगा, वैली होगी, वो सबसे पहले आती है ना, 20,000 पहले आएगी, 30,000 बाद में आएगी। ऐसा अपन देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स में H आपका सबसे पहले आता और P सबसे बाद में आता। तो पहला आता है तो 20,000 का H हो जाएगा और P हो जाएगा आपका 30,000 का। दो क्वेश्चन ऐसे के ऐसे पूछे गए थे आपके 27 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैंने कहा था ना बीएमआई का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन बीएमआई के पूछे गए थे, तो देखते हैं उन क्वेश्चन को। देखो, एक 70 केजी का वेट, मतलब पेशेंट था आपका, कोई भी मान लो मैन था, और 150 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी, तो कैलकुलेट बीएमआई यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था। तो टू कैलकुलेट बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स अपन बोल सकते हैं, वी नीड बोथ हाइट एंड वेट। तो गिवन अपन को क्या दे रखा है, आपका वेट दे रखा था 70 केजी, और हाइट क्या थी 150 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या करना था, इसका बीएमआई निकालना था। तो बीएमआई कैसा आता है आपका, केजी पर मीटर स्क्वायर में आता है, लेकिन जो आपकी हाइट दी गई थी ना, वो किस में थी, अपनी सेंटीमीटर में थी। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, 150 है तो इसको अपन 100 में भाग देंगे, तो 0 से आपका देखो 0 से 0 कट गया, तो 1.5 मीटर हो गया, 1.5 मीटर। तो बीएमआई क्या कहती है, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर। तो अपन के पास में मीटर की वैल्यू है 100, देखो केजी कितना है अपने पास में 70 केजी, अपॉन मीटर कितने हैं अपने पास में 1.5 है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, 1.5 का स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका मीटर हो जाएगा ना। यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट मीटर ही निकाला था, 1.5 मीटर, और स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और तो ऐसा होता है 1.5 इंटू 1.5, ये कितना होता है 2.25 मीटर स्क्वायर, ये आपका होता है। अभी इसका भाग अपन 70 में देंगे तो कितना आएगा, 70 में भाग देंगे ना 2.25 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका कट पिटा के आएगा 31.11 केजी पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो बीएमआई को, आपकी हाइट थी 150 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट किया है 1.5 मीटर में, कन्वर्टिंग सेंटीमीटर टू मीटर का कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग लगाएंगे। कई बार भूल जाते हैं ये मीटर को, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो वेट इन केजी बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी के अंदर अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर के अंदर। तो 70 अपॉन 1.5 मीटर, उसका स्क्वायर लगा देंगे तो 2.25 हो जाएगा, 31.11 आपका आ जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू द बीएमआई कैटेगरीज क्या रहेगी आपका, अगर पेशेंट है 18.5, मतलब अपन 18.5 से आपकी बीएमआई कम आ रही हैं तो उसको अपन बोलेंगे अंडरवेट बोलेंगे। और नॉर्मल कितनी होती हैं 18.5 से 24.9, उसको बोलते हैं नॉर्मल बीएमआई अपन बोलते हैं। अगर ये बीएमआई आपकी 25 से ज़्यादा हो जाए, 25 से अपन बोलते हैं 29.9 तक, तो उसको अपन बोलेंगे ओवर वेट बीएमआई अपन बोलेंगे। और अगर 30 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे ओबेज या ओबेसिटी वन बोलेंगे। यहाँ पे देखो 30 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ओबेज बोलेंगे या ओबेसिटी बोलेंगे। और ओवरवेट कितना बोलेंगे 25 से 29.9 हो जाएगा। और नॉर्मल बीएमआई 18.5 से 24.9 विद ए बीएमआई ऑफ 31.11। दिस इज़ द राइट आंसर। ये कैटेगरी किस में आएगी, ओबेज में आएगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओल्ड मैन का बीएमआई निकालने अपन को पूछा गया था, उसका वेट भी ऐसा ही था 65 केजी था और उसकी हाइट 140 के करीब बताई गई थी। तो सेम का सेम ये
0 से 0 कट गए तो 1.4 हो जाएगा, मीटर आ गया, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 1.4 से 1.4 कर देंगे, इस पर भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट रहने वाले थे। तो डायरेक्ट देखो एक इमेज बेस का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो उस इमेज को अपन पहचानते हैं। देखो ये इमेज आपकी किसकी है, किसको इंडिकेट कर रही है, ये एक आपके रेडियो एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है, या अपन बोल सकते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को इंडिकेट कर रही हैं। ये एक वार्निंग सिंबल होता है। दिस इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन में आपका डायरेक्ट मतलब ये आपका दे रखा था, तो ये किसका इमेज था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो द सिंबल मैंने यहाँ पर भी लिखा है, द सिंबल रिप्रेजेंट्स रेडियो एक्टिविटी और आयोनाइजिंग रेडिएशन। इट्स ए वार्निंग सिंबल यूज टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और रेडिएशन सोर्सेज। ये देखो ये सिंबल ये क्या होता है, ये वार्निंग सिंबल है, यूज टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करने के लिए काम में लिया जाता है द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव मटेरियल का प्रेजेंस होने के लिए मतलब प्रेजेंट होना यहाँ पे ये दर्शाता है कि ये सिंबल यूज में लिया जाता है। और रेडिएशन सोर्सेज में आप यहाँ पे क्या हो, प्रेजेंट हो, तो ये सिंबल यूज में लिया जाता है। दिस symbol is universally recognized and indicates potential danger due to ionizing radiation which can be harmful of living organism। ये राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्रामर्स रूल पूछा गया था। क्रामर्स रूल तो ये किस में यूज में लिया जाता है, इज ए क्विक नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ असेसिंग द डेंजर ऑफ जॉन्डिस। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, जॉन्डिस। दिस इज द राइट आंसर। जिसने भी ये किया है उसका राइट आंसर रह जाएगा। क्रामर इंडेक्स किस में यूज लिया जाता है, जॉन्डिस को पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लांच द स्किन इन ईच ऑफ 5 जोन्स shown below, observe the color of the blanched skin will be yellow if jaundiced। देखो अगर आपकी स्किन येलो देखने को मिल रही है तो वो आपका जॉन्डिस को इंडिकेट करेगी। इट गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट द बिलिरुबिन लेवल में बी। देखो मैं आपको अब बताऊंगा बिलिरुबिन का लेवल क्या होगा और कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी जोन्स में बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, एक इमेज के द्वारा। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं अपन, यहाँ पे। तो ये आपका बेबी हो गया, है ना। अब देखते हैं, देखो मॉडिफाइड क्रामर्स स्केल अपन देखते हैं। डर्मल जोन्स अपन देखते हैं 1 2 3 4 और 5 जोन्स में इनको बांटा गया है। तो एरिया ऑफ बॉडी लेवल ऑफ बिलिरुबिन का, अगर आपका बिलिरुबिन का लेवल 4 से 6 mg/dl है तो वो किसी को मतलब सबसे पहले आपका फेस अफेक्ट होगा, फेस में देखने को मिलेगा। अगर 4 से 6 mg/dl है, अगर ये 8 से 10 mg/dl हो जाएगा तो ये किस को करेगा, फेस। ये आपका जॉन फेस्ट में आ जाएगा, ये फेस हो गया जॉन फेस्ट, है ना, ये जॉन फेस्ट आ जाएगा। और 8 से 10 mg/dl है तो ये आपके चेस्ट में देखने को मिलता है। और कहाँ पे, जो अपर एब्डोमन है यहाँ पे आपका देखने को मिलता है, यहाँ तक आपका ये देखने को मिलता है चेस्ट और एब्डोमन। ये हो गया जोन सेकेंड। जोन थर्ड में कौन सा आएगा, अगर आपका बिलिरुबिन का लेवल 12 से 14 mg/dl है तो ये आपका लोअर एब्डोमन हो गया और ये थाइज हो गई, है ना, ये थाइज, ये अफेक्ट होगी, जॉन्डिस यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आपका लेवल 15 से 18 mg/dl है तो ये आपके आर्म्स हो गए। देखो ये आर्म्स हो गए, आर्म्स और लोअर जो लेग्स होती है ना वहाँ पे देखने को मिलता है। जोन आपका फोर्थ रह जाएगा और
5 में कौन सा देखने को मिलेगा? अगर 15 से 20 mg पर DL हैं तो जोन्स कौन सा 5 रहेगा, उसमें आपके जो पाम्स होंगे और सोल्स होगी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये सोल हो गई और ये पाम हो गए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ये पाम और ये सोल या पाम अपन देखते हैं जोन 5 में ये कवर किए जाते हैं। मैं ना आपको ये पूरी की पूरी बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें पुटअप हो सकता है। ये 200 क्वेश्चन है ना, आप पढ़ोगे ना 200 नहीं, ये आपके लगभग 200 का अपन 3 गुना कर दे या 4 गुना कर दे। देखो 4th ऑप्शन है, देख लो चारों में कि एक ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो 4 को गुना कर देते तो 800 क्वेश्चन को अपन सेशंस में डील करेंगे। तो आपका एक मैक्सिमम जो होगा ना बेनिफिट्स इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, तो स्क्रॉल करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका था पर्ल इंडेक्स का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। पर्ल इंडेक्स कैसे होता है? पर्ल इंडेक्स का है ना, पर्ल इंडेक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज दैट वुड हैपन फॉर वन मेथड पर 100 वुमन ओवर ए ईयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। सो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, द बर्थ कंट्रोल पिल्स हैज़ ए टाइपिकल यूज इफेक्टिवनेस ऑफ 93% एंड ए पर्ल इंडेक्स ऑफ 7। तो जो पर्ल इंडेक्स आपका होगा 7 होगा, 93%, तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिवनेस देखने को मिलता है। और जो पर्ल इंडेक्स बचेगा 7 बचेगा आपका। सो दैट मीन्स दैट वी एक्सपेक्ट 7 वुमन इन 1 ईयर विल गेट प्रेग्नेंट फ्रॉम यूजिंग द पिल्स। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा गया था। ये एग्जाम्पल है कि आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, टाइपिकली यूज फॉर 93% वुमेंस के लिए, और जो 93% वुमेंस होगी वो क्या होगी? अफेक्ट्स होगी। इस मतलब जो प्रेगनेंसी है ना उसको कवर कर रही है, जो कंट्रोल पिल्स ले रही हैं उसमें जो अफेक्ट्स देखने को मिलता है, जो उसमें से होगी 7 वुमेंस में आपकी जो होगी वो प्रेग्नेंट देखने को मिलेगी अपन को। अगर वो मतलब 100 में से 93% अपन करें वो तो मतलब नॉन प्रेग्नेंट हो जाएगी पिल से, और जो 7 होगी ना वो आपकी प्रेग्नेंट्स हो जाएगी। इसमें आपका ये यूज़ किया जाता है, पर्ल इंडेक्स इसके लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका ये डायरेक्ट आंसर था। पर्ल इंडेक्स यूज़ फॉर प्रेगनेंसीज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। हर बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक ऑप्शन में दिखा होगा सितंबर 17 सितंबर को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। 17 सितंबर है ना, सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट डे मनाया जाता है। तो अपन पूरे के पूरे देखते हैं क्या थीम्स रहने वाली है। 24-25 की देखते हैं अपन, पूरे को अपन डील करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली, हर साल ऑन सितंबर 17 को मनाया जाता है। द डे एम्स टू राइज ग्लोबल अवेयरनेस, ये क्या करता है? ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाता है अबाउट पेशेंट सेफ्टी एंड प्रमोट एक्शंस टू प्रिवेंट हार्म टू पेशेंट्स इन हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर पेशेंट्स को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके सेफ्टी मेजर्स होते हैं, उनको प्रमोट किया जाता है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2019 को एस्टैब्लिश किया गया था बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा ये क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था 2019 में थ्रू रिसोल्यूशन WHA 72.6 ग्लोबल एक्शन ऑन पेशेंट सेफ्टी। ये इसका एक्ट है। तो इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या देखने को मिलता है, मतलब ये पेशेंट सेफ्टी के लिए ये क्या करवाता है? जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे होता है ये क्या करवाता है?
अवेयरनेस को राइज करवाता है, इंक्रीज करवाता है। प्रमोट जो सेफ प्रैक्टिसेज होती हैं उनको करवाता है। और एम्पावर जो पेशेंट्स होते हैं उनको एम्पावर मतलब जो भी डिसीजन कैसे लिए जाते हैं उसमें पेशेंट को प्रमोट करना। तो अपन देखते हैं राइज अवेयरनेस तो हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट सेफ्टी एज ए ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटी। तो हाईलाइट उसमें किया जाता है जो पेशेंट का मतलब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस क्या है उसमें, है ना। नेक्स्ट है तो प्रमोट सेफ प्रैक्टिसेज, एनकरेज गवर्नमेंट्स, हेल्थ केयर लीडर्स एंड प्रोफेशनल टू अडॉप्ट सेफ हेल्थ केयर प्रैक्टिस। तो पेशेंट के लिए जो प्रैक्टिसेज होती हैं चाहे हेल्थ के लीडर्स के हो, प्रोफेशनल्स के लिए हो, चाहे गवर्नमेंट एनकरेज कर रही हैं पेशेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए, वो प्रैक्टिसेस सेफ होनी चाहिए। एम्पावर पेशेंट्स, एंगेज पेशेंट्स एंड फैमिलीज इन हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग टू एंश्योर देयर सेफ्टी, है ना। रिसेंट थीम क्या क्या रहने वाली है आपकी 2024, 23 और 22 की, 25 का क्योंकि अभी सितंबर आपका 17 सितंबर आना है तो इसकी थीम अभी नहीं आई है। तो 24, 25, 24, 23 और 22 की अपन थीम देखते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकते हैं। तो 2024 की थीम क्या रहने वाली है, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी विद द स्लोगन क्या रहने वाली है, गेट इट राइट मेक इट सेफ। देखो इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी, जो पेशेंट सेफ्टी रहेगा उसके डायग्नोसिस को इम्प्रूव करना। तो इसका स्लोगन क्या रहने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गेट इट राइट मेक इट सेफ। तो ये इसका स्लोगन रहने वाला है 2024 की थीम। 2023 की थीम क्या है, एंगेजिंग पेशेंट्स टू पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है 2023 की थीम क्या रहने वाली है, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। नेक्स्ट है 2022 की थीम क्या है, मेडिकेशन सेफ्टी विद द स्लोगन इसकी क्या रहने वाली है, मेडिकेशन विदाउट हार्म। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, इसके देखते हैं क्या क्या काम आते हैं ये। पेशेंट सेफ्टी इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, रिड्यूसिंग मेडिकल जो एरर्स होते हैं उसको रिड्यूस करना, और जो पेशेंट्स की हार्मफुल अफेक्ट्स होते हैं उनको भी डिक्रीज करना। हार्म इज असेंशियल फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स, ग्लोबल कोलाबोरेशन एंड एक्शन आर नेसेसरी टू एड्रेस पेशेंट सेफ्टी कंसर्न्स। ये किया जाता है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस वापस रिपीट जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ऑर्चिडोमीटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो ऑर्चिडाइटिस होता है उसको मेज़र करने के लिए ये ऑर्चिडोमीटर यूज में लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट आंसर आपका राइट था ऑर्चिडाइटिस, है ना, जिसमें आपकी टेस्टिकल्स को जो साइज होती है उसको मेज़र करने के लिए यूज में लिया जाता है। थोड़ा देखते हैं अपन। ऑर्चियोमीटर इज ए मेडिकल टूल यूज्ड टू measure the size of testicles. This is the right answer. It's often used in the diagnosis and monitoring of conditions affecting testicular जो साइज होती हैं such as हाइपोगोनेडिज्म में देखने को मिलती हैं, या अपन बोल सकते हैं ऑर्चिडाइटिस में, और टेस्टिकुलर एट्रोफी में देखने को मिलता है। द ऑर्चियोमीटर टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कैलिब्रेटेड beads or ovoids of varying sizes which are compared to the testicles to estimate their volume. This measurement can provide valuable information for healthcare professionals in assessing testicular development, function and potential abnormalities. तो उनको मेज़र करने के लिए ऑर्चिडोमीटर यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये डीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 27 जुलाई को डीएसएसपी पीएचएन में। तो नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 24। तो एवरी ईयर आपके 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे
सेलिब्रेटेड किया जाता है 24 दिसंबर को। तो थोड़ा सा अपन देखते हैं कि क्या क्या एक्शंस हैं, उसमें देखते हैं। देखो, नेशनल कंज्यूमर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन December 24 every year in India to promote awareness about consumer राइट्स। तो अवेयरनेस प्रमोट्स करना है, देखो मतलब अवेयरनेस को प्रमोट करना है किसके द्वारा, मतलब जो अबाउट होता ना कंज्यूमर्स राइट्स के लिए प्रमोट करना, एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। दिस सिग्निफिकेंट डे commemorates the enactment of the Consumer Protection Act। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1986। तो ये एक्ट कब आया है कंज्यूमर का, 1986 में ये क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। ए लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट safeguards consumer interest in the marketplace। इसकी थोड़ी सी अपन देखते हैं ये क्या क्या करवाता है। राइज अवेयरनेस, प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एम्पावर कंज्यूमर्स, है ना। तो एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो राइज अवेयरनेस कैसे करनी है, अपन को अवेयरनेस राइज कैसे करनी है, तो पेशेंट को या कंज्यूमर्स को क्या करना है, एजुकेट करना है उसकी खुद के राइट्स के बारे में या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एनकरेज बिजनेसेस टू अडॉप्ट एथिकल प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अपन उस जो आपका कंज्यूमर होगा उसमें अपन देखेंगे। एम्पावर कंज्यूमर्स, प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद द नॉलेज एंड टूल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो क्या करना, कंज्यूमर को जो डिसीजंस होते हैं उनको अपन क्या करवाना है, जो टूल्स होते हैं आपके कंज्यूमर्स के उसको अपन को प्रोवाइड करवाना है। क्या क्या आपको इनसे सुविधा मिलेंगी। तो नेक्स्ट ने इसकी थीम्स अपन देखते हैं 2024 की और 25 की भी अपन इसमें देखते हैं। जो 24 की थीम रहने वाली है, वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल असेस टू कंज्यूमर जस्टिस, है ना। वर्चुअल हियरिंग, देखो वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल असेस टू कंज्यूमर जस्टिस, emphasizing the role of technology in empowering consumers। This is the theme 2024-2025 का। डिजिटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड फेयर प्रैक्टिसेस इन ई कॉमर्स। तो ये दोनों आपको क्या होनी चाहिए, मुँह ज़बानी याद रहनी चाहिए। तो कंज्यूमर्स राइट्स कौन कौन से हैं, राइट टू सेफ्टी होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन जो RTI होता है वो भी होता है, राइट टू चूज होता है, राइट टू रेड सेल होता है, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। देखो राइट टू सेफ्टी ये क्या होता है, राइट टू सेफ्टी के बारे में देखते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम hazardous गुड्स एंड सर्विसेज, देखो प्रोटेक्ट करना है आपके कंज्यूमर को। जो भी अच्छे काम होते हैं, जो भी पैसे हैं जो आपके कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होता है और बुरा होता है उनके बारे में। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर्स को एक्यूरेट डिटेल्स आपको बताना है उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में। और राइट टू चूज क्या होता है, फ्रीडम टू सेलेक्ट फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। और राइट टू रेडरेसल, जो रेमेडीज होती हैं फॉर अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन उनके बारे में ही बताना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, द अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अपन को कंज्यूमर को एजुकेट करना है उसके अवेयरनेस के बारे में, जो भी कंज्यूमर्स राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उनके बारे में। राइट टू हियर,
तो सभी को सुनने का भी अधिकार है। रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्मर्स एड्रेसिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस, सभी के कंज्यूमर के ग्रीवेंस को भी सुनना अपन को चाहिए। एक क्वेश्चन आपके आर्टिकल से भी पूछा गया है, उसको अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सेलिब्रेशन सतह देखो, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड वर्कशॉप्स, तो अवेयरनेस बढ़ाना है। जो भी आपके अवेयरनेस कैंपेन होते हैं उनको प्रमोट करना है, जिससे आपका जो कंज्यूमर्स होगा उसके कोई भी मतलब लॉस नहीं होगा। और सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएंगे, पैनल डिस्कशन एंड सेमिनार्स चलाएंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अभी। और एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड क्विजेज के द्वारा भी अपन प्रमोट करेंगे। और जो कोलाबोरेशंस होता है विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट कंज्यूमर राइट्स, ये आपके कंज्यूमर के राइट्स को प्रमोट करने के लिए प्रैक्टिसेज होती हैं। क्या क्या करने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड वर्कशॉप के लिए करना चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन्स और पैनल डिस्कशन एंड सेमिनार्स। ये आपका क्वेश्चन भी एक अलग क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो कंज्यूमर को अपन कैसे प्रमोट करेंगे, पैनल डिस्कशन एंड सेमिनार्स के द्वारा। तो ये आपका डायरेक्ट राइट आंसर था, है ना। और एजुकेट प्रोग्राम्स और क्विजेड और कोलैबोरेशन विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब एस्टेब्लिश की गई थी। इससे दो क्वेश्चन पुट अप हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं अपन। In the Indian Nursing Council INC was established in 1947। डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिस इज द राइट आंसर। तो अंडर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 with the primary function of providing uniformity in nursing education across India as an autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, INC Indian Nursing Council is responsible for recognition of nursing qualifications, जैसे recognizing nursing qualification in India and granting qualification in general nursing, midwifery, health visiting and public health nursing। रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ये क्या करवाती हैं, जो आपकी INC होती हैं ये रेगुलेट करवाती हैं नर्सिंग एजुकेशन को, और जो भी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन है उसको भी रिकॉग्नाइज करवाती हैं, और विथड्रॉवल ऑफ रिकॉग्निशन ये भी करवाती हैं। तो इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंस्पेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रेनिंग नर्सेज, रिकॉग्नाइज करवाना है, ये तो सभी को पता है, मिडवाइफ्स और हेल्थ विजिटर्स। और विड्रोवल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, विड्रोविंग रिकॉग्निशन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस दैट फेल टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, अगर जो आपका इंस्टीट्यूट होता है या कॉलेज होती हैं, अगर जो आपके स्टैंडर्ड होते हैं उसको अगर वो फॉलो नहीं करते हैं या फेल रहता है, तो उसको क्या करता है, विथड्रॉ कर देना है, कि वो ये कॉलेज नहीं खोल सकता है, ओपन नहीं कर सकता है या आगे नहीं चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके INC से पूछा गया था। क्या पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। इफ यू आर लुकिंग फॉर अपडेट्स और चेंजेज इन 2017, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है इसको फिर से कब अपडेट किया गया था, 2017 में। दिस इज द राइट आंसर। वन नोटेबल डेवलपमेंट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ बिल, देखो जो आपका नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ हेल्थ बिल ने ये आपके 2017 में किया क्या है, अपडेट किया है INC को, विच प्रपोज्ड टू रिप्लेस, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था
कि आईएनसी को रिप्लेस कब किया गया था? 2017। दिस इज द राइट आंसर। विच proposed to replace the INC and other councils with a single regulatory body for healthcare professionals in India. However, this bill did not become a act. तो ये बिल है ना, क्या है, एक एक्ट नहीं है, लेकिन आपके INC को क्या किया गया था? प्रमोट किया, अपडेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी किया। साइकेट्रिक के क्वेश्चन भी 5 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मैनी डिफरेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पे पूछा गया था चैप्टर्स को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो 10 आपका राइट आंसर था, है ना। दिस इज द राइट आंसर, बट दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स। तो चैप्टर का टाइप पूछा गया तो वो आपके 10 होंगे। दिस इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक जरूर बने रहेगा। ये अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना।